जलवायु क्लाइमेट से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों हमें जलवायु के विषय में बताया गया है कि जलवायु क्लाइमेट यानी क्या होता है और इसमें जो है किस तरह से परिवर्तन होता है उसके विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। किसी भी प्रदेश के 35 से अधिक वर्षों के औसत तापमान, नमी और वर्षा की औसत स्थिति अर्थात जलवायु। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी भी प्रदेश में जो है 35 वर्षों से अधिक समय तक जो है औसत तापमान, नमी और वर्षा की जो औसत स्थिति होती है वह समांतर रहती है, तो उसे हम जो है जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जलवायु किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि किसी भी प्रदेश के 35 वर्षों से अधिक जो है औसत तापमान, नमी और वर्षा की जो औसत स्थिति होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको यहाँ पे यह जलवायु का चित्र बताया गया है। अब हम यहाँ पे जलवायु के विषय में जो है यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो है यह विद्यार्थियों आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो प्रभाव होते हैं उसका यह आपको चित्र बताया गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभावों का दृश्य, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका क्या प्रभाव होता है और किस तरह से होता है उसके विषय में हम आगे जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी पर उपस्थित जलवायु की। किसी स्थान के अनेक वर्षों के मौसम के मध्यमान को वहाँ की हम जलवायु कहते हैं। आप जानते होंगे कि विभिन्न वनस्पतियों व जनसंख्याओं मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करती है, क्योंकि जलवायु किसी स्थान या प्रदेश के तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि विषयों की मध्यमान अवस्था होती है। किसी स्थान की जलवायु जब मुख्यतः जनसंख्या व वहाँ पर रहने वाली वनस्पतियाँ जो उत्पन्न होती हैं उन पर प्रभाव डालती हैं। विषुवत रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पाए जाने का मुख्य कारण यही है। हम जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर चलते जाते हैं, तापमान में सामान्य रूप से कमी आती जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र सबसे अधिक ठंडे होते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे ध्रुवों के निकट जाते हैं सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती जाती हैं। मुख्यतः यह जलवायु के कारण ही होता है। पर्वत की बात करते हैं तो पर्वतों पर मैदानों की अपेक्षा तापमान कम होता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्रमशः कमी होती जाती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई से 10 डिग्री से तापमान कम होता जाता है। ऊंचाई पर हवा मुख्यतः विरल व ठंडी हो जाती है। इसमें धूल के कण और जलवाष्प बहुत कम होते हैं, इसलिए सूर्य की गर्मी वायु में उतना समा नहीं पाती है, जिससे मैदानों पर चलने वाली हवाएं गर्म होती हैं और पर्वतों पर तापमान विरल पाया जाता है। समुद्र के निकट स्थानों में सम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि अतः गर्मी सर्दी कम पाती है। समुद्र से दूर के स्थानों की जलवायु एक शुष्क तथा कठोर पाई जाती है। सर्दियों में हमें अधिक ठंड तथा गर्मियों में अधिक गर्म लगती है। जब ये हवाएं समुद्र की ओर से निकलती हैं तो वहाँ से ठंडी हवाएं जब समुद्र पर टकराती हैं तो समुद्र के अंदर उत्पन्न हुई प्रवाहित धारा उसको ऊपर की ओर ढकेलती है, जिससे यह हवाएं मैदानों की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। जिससे यह हवाएं ठंडी तो होती हैं, परंतु मैदानों के पास पहुंचने पर उच्च ताप होने के कारण यह गर्म हो जाती हैं। हवा का वेग, उनकी दिशा जलवायु पर विशेष प्रभाव डालती है। ध्रुवीय हवाएं में जब सर्दी अधिक बढ़ जाती है तो उष्णमंडलीय हवाएं गर्मी अधिक बढ़ जाती है। मुख्यतः हवा जहां से भी गुजरती है वहां के आसपास के वातावरण को समेटकर अपने साथ मिलाकर चलती है। जलवायु का मौसम की अपेक्षा अधिक घनत्व बढ़ाता है। अगर हम साइबेरिया की बात करें तो साइबेरिया का ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए वहां सर्दी बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि पहाड़ों की सूर्याभिमुख ढलानों की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है। मुख्यतः गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु, शीत ऋतु इन सब का कारण मुख्य जलवायु माना जाता है। जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव मिट्टी के द्वारा भी पाया जाता है। रेतीली मिट्टी नरम मिट्टी की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है, क्योंकि रेतीली मिट्टी अधिक नरम व मिट्टी की अपेक्षा वह शीघ्र गर्म हो जाती है। इसीलिए
जलवायु मुख्यतः पर्यावरण, नदियों और मैदानों पर मुख्य प्रभाव डालते हैं। राजस्थान में बंगाल की अपेक्षा अधिक कठोर जलवायु पाई जाती है। मुख्यतः हमारी पृथ्वी पर वनस्पतियों का होना भी हमारे जलवायु पर काफी प्रभाव डालता है। वन एवं वनस्पति भूमि और वायुमंडल में नमी बनाए रखती है, जिससे हमारे मानव जीवन के लिए पर्यावरण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। जलवायु और वर्षा हमारे पर्यावरण पर मुख्य प्रभाव डालती हैं। जहाँ जंगल अंधाधुंध काट दिए गए हों, वहाँ वर्षा कम होने लगती है तथा जलवायु अधिक कठोर हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, जहाँ पर अगर हम टाइगर वन की बात करें तो टाइगर वन पे मुख्यतः इतने अधिक ऊंचे पौधे पाए जाने का कारण मुख्यतः यही है। वहाँ पर अधिक वर्षा पाई जाती है, जिससे पेड़ पौधों को ऊंचाई की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। जबकि अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर अधिक पेड़ न होने के कारण वहाँ वर्षा नहीं जल्दी होती है। जलवायु के ही द्वारा मुख्यतः किसान अपनी फसलों को बोते हैं। वह उन जलवायु के अनुसार फसलों को बोया जाता है। जैसे खरीफ की फसल जब बोई जाती है तो उसे नवंबर में काट लिया जाता है, क्योंकि उसकी फसलों को नुकसान न हो सके। मुख्यतः मानव पर्यावरण जलवायु पर ही निर्भर करता है। देखो, वाह सुंदर! यह एक चिफचैफ चिड़िया है, एक माइग्रेटरी बर्ड। पूरी सर्दी इसने दक्षिण में बिताई और अब यह वापस आ गई। लेकिन आजकल यह पहले की तुलना में जल्दी आ जाती है। जब मैं छोटा था तो चिफचैफ आज से करीब 2 हफ्ते बाद आया करती थी। मौसम बहुत बदल गया है, कई जानवरों की आदतें बदल गई हैं। हाँ, धरती अब ज्यादा गर्म हो गई है। इसके औसत तापमान में बदलाव तो हमेशा ही होते रहे हैं, लेकिन पिछले 100 सालों में तापमान बहुत अधिक तेजी से बढ़ा है। यह ग्लोबल वार्मिंग है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब मनुष्य के कारण हुआ है, मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन से। इंसानों, जानवरों और पौधों सभी पर इसका बहुत अधिक असर पड़ा है। सीमस ने देखा कि गर्मी बढ़ने से माइग्रेटरी बर्ड्स की आदतें बदल गईं। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जहां इसी कारण से पौधों और पशुओं की कई जातियों को आवास बदलने पड़े हैं। उत्तरी ध्रुव पर पिछले 30 सालों में पोलर बेयर आकार में काफी छोटे हो गए हैं। जब बर्फ पिघलती है तो इन भालुओं के रहने और शिकार करने के लिए जगह कम हो जाती है। रिसर्च करने वालों का मानना है कि यदि बर्फ खत्म हो गई तो ये भालू भी खत्म हो जाएंगे। और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में भी इसी समय के दौरान एडिली पेंगुइनों की संख्या कम हो गई है। 30 साल पहले यहाँ 32,000 जोड़े हुआ करते थे, अब हैं सिर्फ 11,000। पेड़ों का भी यही हाल है। ज्यादा गर्म और सूखे मौसम के कारण बीटल कीड़ों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में 4 करोड़ हेक्टेयर में लगे पाइन पेड़ों को नष्ट कर डाला, यानी करीब 7 करोड़ फुटबॉल के मैदान। और जंगल में रहने वाले हर प्राणी के लिए यह उग्र बदलाव चिंताजनक है। यह ऐसे काम करता है जब जलवायु परिवर्तन के कारण पशु और पेड़ मरने या जगह बदलने लगते हैं तो दूसरे पशुओं के लिए खाने की कमी होने लगती है, या फिर वे खुद वहां आकर बस गए नए जानवरों का शिकार बन जाते हैं। इससे पूरी फूड चेन प्रभावित होती है और पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाता है। इससे मनुष्यों के आवास भी बदल सकते हैं। अगर दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघल जाए तो समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाएगा और जमीन का बड़ा हिस्सा उसमें डूब जाएगा। कुछ उपजाऊ क्षेत्रों में फसलें खराब होने या अकाल पड़ने की शुरुआत हो सकती है। कई और परिणामों के बारे में तो बस कल्पना ही की जा सकती है। वैसे तो भविष्य के बारे में कुछ भी कहना कठिन है, लेकिन वैज्ञानिकों को डर है कि इससे लाखों लोगों को अपना आवास बदलना पड़ेगा, जिससे युद्ध की नौबत भी आ सकती है। यह तो डरावना है, हम क्या कर सकते हैं? यह गंभीर मामला है। कुछ पशु और पौधे लुप्त होने के कगार पर हैं और धीरे धीरे इंसानों के लिए भी यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है। हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना ही होगा। इसे करना काफी मुश्किल है, लेकिन हमारी सरकारों को ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने वाले कदम उठाने होंगे। हमें वनों की कटाई और फिशिंग की मात्रा पर भी लगाम लगानी होगी। हमें सोचना होगा कि अपने रोज के जीवन में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं।
क्या हम पेट्रोल, बिजली और पानी की बचत कर सकते हैं? हमें चीज़ों को ध्यान से चुनने की ज़रूरत है। हर कोई अपनी तरह से मदद कर सकता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर। पर्यावरण की रक्षा में यह मेरा योगदान है।